नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर शायद इतिहास में सबसे ज्यादा बहस होती है। हम बात कर रहे हैं मुगल सम्राट अकबर की। एक ऐसी लेगेसी जिसे सदियों से बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखा जाता रहा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है, असली अकबर आखिर था कौन? अगर आप हिस्टोरिकल सोर्सेस को गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक ही शासक की दो बिल्कुल ऑपोजिंग पिक्चर्स सामने आती हैं। एक तरफ उन्हें एक महान, सहिष्णु और विजनरी शासक माना जाता है, तो दूसरी तरफ एक कट्टर और आक्रामक इन्वेडर। आइए इन दोनों पहलुओं को जरा डिटेल में समझते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले द टू फेसेस ऑफ हिस्ट्री, फिर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूनिफायर, उसके बाद मिलिट्री माइट एंड रेवेन्यू और द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस। फिर हम क्वेश्चनिंग द ग्रेटनेस मिथ पर आएंगे और आखिर में इस पूरी हिस्टोरिकल लेगेसी का रीअसेसमेंट करेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों साइड्स देखने वाले हैं, ट्रेडिशनल एकेडमिक व्यूज भी और मॉडर्न क्रिटिकल रीअसेसमेंट भी। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द टू फेसेस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ कहानी उस ट्रेडिशनल और हाईली पॉजिटिव नैरेटिव से शुरू होती है जो अक्सर हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाता है। इस ट्रेडिशनल नैरेटिव की शुरुआत हम एक एकेडमिक पेपर से कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स यानी IJCRT का ये सोर्स इस थीसिस पर जोर देता है कि अकबर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस थे, एक ऐसे टॉलरेंट लीडर जिन्होंने इस इनक्रेडिबली डाइवर्स भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने का यानी यूनिफाई करने का बड़ा काम किया। आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूनिफायर। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन गोल था सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग-अलग प्रांतों के बीच एकदम सीमलेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। अब इस एकेडमिक पेपर के हिसाब से उनके प्रशासन की एक बहुत बड़ी कड़ी थी मनसबदारी सिस्टम। बेसिकली ये मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स के लिए एक रैंकिंग सिस्टम था। इससे उनका स्टेटस, उनकी सैलरी और उन्हें कितने योद्धा अपने अंडर मेंटेन करने हैं ये सब डिसाइड होता था। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या थी? इसने ये इंश्योर किया कि ऑफिसर्स की वफादारी किसी स्थानीय नेता के बजाय सीधे सम्राट के प्रति हो। उनकी सरकार का स्ट्रक्चर काफी डिटेल था। सत्ता में चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा ध्यान रखा गया था। वजीर या दीवाने आला का काम रेवेन्यू और फाइनेंस देखना था। मीर बख्शी आर्मी और वेजेस मैनेज करते थे। सदरुस सुदूर रिलीजियस और चैरिटेबल मामले देखते थे। बड़े प्रांतों यानी सूबास को गवर्न करने के लिए सूबेदार होते थे और लोकल रीजन्स में फौजदार, अमलगुजार और कोतवाल। IJCRT का पेपर इन मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट्स को काफी हाईलाइट करता है। तीसरा हिस्सा, मिलिट्री माइट एंड रेवेन्यू। अब यहाँ एक अहम कनेक्शन समझना जरूरी है। मुगल मिलिट्री का पूरा ढांचा उस रेवेन्यू पर टिका था जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से आता था। और यहीं पर एंट्री होती है जब्त या दाहसला सिस्टम की, जिसे राजा टोडरमल के साथ मिलकर बनाया गया था। ये कोई ऑर्डिनरी टैक्स सिस्टम नहीं था। जमीन की बिल्कुल सटीक मेजरमेंट, मिट्टी की क्वालिटी और पिछले 10 सालों की एवरेज फसल देखकर टैक्स लगाया जाता था। सोर्स का आर्ग्यू करना है कि इस मैपिंग से इकोनॉमी में बहुत स्टेबिलिटी आई और किसानों पर से फालतू का बोझ हट गया। 1/3 इस सिस्टम में टैक्स रेट एवरेज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का लगभग 1/3 तय किया गया था। एक अकेला नंबर दिखाता है कि उनका राजस्व मॉडल कितना सिस्टमैटिक और केयरफुली कैलकुलेटेड था। चौथा सेक्शन, द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस। ट्रेडिशनल हिस्ट्री बुक्स में अक्सर उनकी सामाजिक नीतियों को उनकी सबसे बड़ी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट बताया जाता है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंटली नाम आता है सुलह कुल का, जिसका सीधा सा मतलब है पीस विद ऑल या सभी के लिए शांति। एकेडमिक सोर्स बताता है कि ये ऐसी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी जहां सरकार हर धर्म के लोगों को टोटली इक्वल ट्रीट करती थी, जिससे इतने बड़े और विविध एम्पायर में आपसी सम्मान बना रहे। सोर्स अकाउंट्स में कई सामाजिक और धार्मिक सुधारों का दावा किया गया है, जैसे नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाले जिजिया टैक्स को हटा देना, 1575 में इबादत खाना बनवाना, विधवाओं की सती प्रथा को रोकना और पुनर्विवाह को प्रमोट करना, यहां तक कि शादी के मिनिमम एज फिक्स करना, लड़कों के लिए 14 और लड़कियों के लिए 12 साल। इन्हीं सब कदमों और राजपूतों के साथ पॉलिटिकल अलायंसेस के चलते एंग्लिकन और नेहरूवियन हिस्ट्रीज में उन्हें द ग्रेट का खिताब दिया गया। लेकिन अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वो सच में द ग्रेट थे? सोचने वाली बात है। अब हम इन एकेडमिक तारीफों से थोड़ा हटकर
पूरी तरह से एक अलग और आलोचनात्मक पहलू की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया टुडे के एक ओपिनियन पीस में लेखक राजीव तुली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि अकबर द ग्रेट के इस नैरेटिव को अनवायर और अनमास्क करना जरूरी है। आइए बिना किसी बायस के देखते हैं कि रिविजनिस्ट काउंटर नैरेटिव आखिर कहता क्या है। 5वां हिस्सा, क्वेश्चनिंग द ग्रेटनेस मिथ। ये क्रिटिकल एनालिसिस उन सभी क्लेम्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है जो एक टॉलरेंट और ग्रैंड एम्पायर के बारे में सदियों से कहे जाते हैं। इंडिया टुडे के आर्टिकल का एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट उनके साम्राज्य के साइज को लेकर है। उनका दावा है कि अकबर के एम्पायर को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। असल में टेरिटोरियल स्केल पर यह एम्पायर मौर्य, मराठा और ब्रिटिश एम्पायर से भी छोटा था। 40,000। इस सोर्स के अनुसार 1568 में चित्तौड़गढ़ की एक लंबी और थका देने वाली घेराबंदी के बाद 40,000 निहत्थे हिंदू नागरिकों का बेरहमी से कत्लेआम किया गया था। ये फिगर उस टॉलरेंट और शांतिप्रिय इमेज पर एक बहुत ही गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। एक और फिगर जो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है, 74.5 मन। इतिहासकार जेम्स टॉड का हवाला देते हुए लेख में दावा किया गया है कि चित्तौड़गढ़ में मारे गए लोगों के पवित्र धागों यानी जनेऊ का कुल वजन करीब 74.5 मन था। जरा पर्सपेक्टिव में सोचिए, ये लगभग 3,000 किलोग्राम के बराबर होता है। ये वायलेंस की भयावहता को दर्शाने के लिए पेश किया गया है। अब अगर आप इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को आमने सामने रखकर देखें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। लेफ्ट साइड में आईजेसीआरटी का सोर्स जो उन्हें सुलह कुल और जिजिया हटाने वाला एक सहिष्णु नेता मानता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे का पर्सपेक्टिव जो दावा करता है कि उन्होंने गाजी का टाइटल लिया, पानीपत में सरदारों की मीनारें बनवाईं और प्रयाग एवं बनारस के मंदिरों को तोड़ा। छठा और आखिरी हिस्सा, रीअसेसिंग अ हिस्टोरिकल लेगेसी। इस विश्लेषण का उद्देश्य आपको किसी एक साइड पर ले जाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि हिस्ट्री आखिर कंस्ट्रक्ट कैसे होती है और उस पर कितनी फियर्स डिबेट चल रही है। सदियों से अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अपने नजरिए से इस नैरेटिव को शेप किया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में एक परफेक्ट और जस्ट सिस्टम की तारीफ की। दूसरी तरफ विंसेंट स्मिथ जैसे हिस्टोरियन अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट और डिस्ट्रक्शन को हाईलाइट करते हैं। और आज का दौर, आज का मॉडर्न व्यू पॉइंट नेहरूवियन एकीकरण और आधुनिक रिविजनिज्म के ठीक बीच में फंसा हुआ है। तो आखिर में सोचने वाली बात क्या है? आज का चश्मा यानी द लेंस ऑफ द प्रेजेंट हमारे बीते हुए कल को देखने का तरीका कैसे बदल देता है? इतिहास इसी कभी भी सिर्फ फिक्स तथ्य नहीं होता। ये पूरी तरह से उन तथ्यों की व्याख्या पर निर्भर करता है। स्रोतों को आलोचनात्मक ढंग से क्रिटिकली परखना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही सोर्सेस पर सवाल उठाते रहिए।